हेलो फ्रेंड्स, 13 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, स्टेट्स विल हैव टू बेयर फार्म लोन वेवर्स फ्रॉम देयर ओन कॉफर्स। सो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने फिर से ये कहा है, पहले भी ये स्टेटमेंट दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्म लोन वेवर्स के लिए प्रोविजन नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने ही फंड से उसको अलाउ करना होगा, उसके लिए प्रोविजन करना होगा। तो फार्म लोन वेवर्स के डिमांड्स आ रहे, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट, जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो उसमें उन्होंने फार्म लोन वेवर्स अनाउंस किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद ये डिमांड्स अब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रेस किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं डिमांड्स, इवन पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में भी फार्म लोन वेवर्स के डिमांड्स आ रहे हैं। तो ये सारे स्टेट्स को कहा जा रहा है कि आपको खुद के लिए खुद प्रोविजन करना होगा। क्या बीजेपी रूल्ड है या नहीं बीजेपी रूल्ड है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली गिवन भी किया, हमने कल डिस्कस किया न्यूज में कि उन्होंने कहा है कि फार्म लोन वेवर्स दिए जाएंगे। स्मॉल फार्मर्स जिनका अप टू 5 एकर्स लैंड है उनके लिए इमीडिएट लोन वेवर प्रोवाइड किया गया है, और बाकी के लिए कमेटी एस्टेब्लिश की गई है विद फार्मर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, और डिसाइड करेंगे कि कैसे लोन वेवर देना है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बजट के बाद इसको इफेक्टिव करेगा, और उन्होंने अनाउंस किया है कि ऑल लोन्स अप टू 1 लाख इनको वेव ऑफ किया जाएगा। तो ये अराउंड 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा। प्लस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फार्म लोन वेवर तो नहीं दिया है, पर उन्होंने कहा है कि 80% फार्मर्स जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं, तो रेस्ट 20% डिफॉल्टर्स जो है उनको भी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है। तो ये फार्म लोन्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में है कि एग्रीकल्चर को जो लोन्स दिए गए हैं, तो ये सारे स्टेट्स में कितना है, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु का सबसे ज्यादा शेयर है, टिल दिसंबर 2016 का डेटा है। देन कम्स महाराष्ट्र, एपी, यूपी, एक्सेट्रा। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्पीडी एनपीए रेजोल्यूशन थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वर्कड ऑन। तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि आरबीआई अब प्रिपेयर करिए डेटर्स का लिस्ट, जिन्होंने डेट लिया है, जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो उनको ये स्पीडी रेजोल्यूशन किया जाएगा, उनका स्पीडीली सॉल्व किया जाएगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015। तो इसके अंदर प्रोविजंस लाए गए हैं। तो ये कोड जो है, कोड मतलब के लॉ, तो ये पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो ये इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान जो है जिसने लोन लिया है, या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने लोन लिया है, वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे, तो उसको कहते हैं दे आर अनेबल टू रीपे जो ड्यू है, तो इंसॉल्वेंसी हो गई। और बैंक्रप्सी जो होती है वो पर्सन डिक्लेयर कर दे कि हम अब केपेबल नहीं है पे करने के लिए, तो ये बैंक्रप्सी हो गया। और लिक्विडेशन जो स्टेप लिया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में, तो लिक्विडेशन मतलब जो कॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, उसको वाइंड अप कर दिया जाता है, सेल ऑफ किया जाता है, ताकि पैसा उसमें से निकाला जा सके। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसमें ये प्रोविजंस किए गए हैं कि इंसॉल्वेंसी अगर हो रही है, बैंक्रप्सी हो रही है, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा, और फिर उधर मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा थोड़े टाइम का, और फिर उसके बाद अगर क्रेडिटर्स रेडी है, क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने लोन दिया है, तो अगर 75% क्रेडिटर्स रेडी है जो डिसाइड किया गया उससे, तो फिर वो प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर नहीं रेडी है तो फिर यहाँ पे मतलब रिकवरी प्लान, अगर नहीं रेडी है तो फिर लिक्विडेशन किया जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा, और इसके लिए ट्रिब्यूनल्स जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो कंपनीज के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और जो इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप से उनके लिए अगर डेट इंसॉल्वेंसी हो रहा है, तो उनके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वो उसमें फंक्शन करेगी। तो ये है। फिर और एक स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि ये जो अभी एनपीएस डिसाइड किए जाएंगे, तो एनपीएस सिलेक्ट किए जा रहे हैं आरबीआई से थ्रू, तो ये बल्क एनपीएस जो है, सबसे ज्यादा एनपीएस, उसमें से 70% जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से फंड लिया गया, मतलब एक कॉर्पोरेट्स ने लिए हैं फंड्स और लोन्स लिए हैं, तो एक बैंक से नहीं लिए, एक एंटिटी से नहीं लिए, ग्रुप ऑफ बैंक्स कंसोर्टियम से लिया है, या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट से लोन्स लिए। तो मतलब एक कंपनी अगर सही से नहीं फंक्शन कर रही है, अगर वो बैंकरप्ट हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उस वजह से काफी सारी बैंक्स अफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए ऐसे एनपीएस को रिजॉल्व करना जरूरी है, और इसलिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि एनआईआईएफ की फंडिंग भी यूज की जा सके। तो काफी सारा जो इस एनपीएस है वो टेलीकॉम सेक्टर में भी है। तो टेलीकॉम सेक्टर इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है,
इसको भी यूज किया जा सकता है, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो ये NIIF क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो इसके अंदर 50-50 है, लेस देन 50% एक्चुअली गवर्नमेंट होल्डिंग होगी, तो ताकि इसको प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेशन दिया जा सके, प्राइवेट एंटिटी है। तो गवर्नमेंट अराउंड 20,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेगी, और इतना ही अमाउंट वो चाहती है कि इन्वेस्टर्स, सोवरिन वेल्थ फंड्स स्पेशली इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ये जो पूरा अमाउंट फंड आएगा, दिस विल बी द फंड ऑफ फंड्स, तो ये बाकी फंड्स को फंड करेंगे। तो मतलब ये इससे मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सीड अमाउंट डालती है तो काफी सारा पैसा फिर उनको और प्रोवाइड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए। तो ये NIIF अनाउंस किया गया था। तो इस यहाँ से भी फंड्स यूज किए जा सकते हैं, ये कहा गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है मोदी टू मीट ट्रम्प इन नो फ्रिल्स विजिट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US प्रेसिडेंट को मिलने वाले हैं। ये US विजिट जो है 26 जून के लिए शेड्यूल्ड है। तो ये फर्स्ट विजिट होगी उनकी आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज कम टू पावर। तो ये इसको नो फ्रिल्स विजिट कहा जा रहा है, बिजनेस ओनली विजिट। यहाँ पे उनके जो डायस्पोरा के साथ जनरली जो मीटिंग्स रखी जाती थी तो उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया जाएगा, अलग अलग जगहों पे वो नहीं होगा। तो ये बिजनेस ओनली विजिट होगा, नॉट टू डाइल्यूट जो इंटरेक्शन होगा द टू लीडर्स के बीच में, जो उसको डाइल्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पे US के साथ काफी सारे कंसर्न्स अब रेज हुए इंडिया के। एक तो जो लेटेस्ट है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से जो US ने रिनीज किया अपना रैटिफिकेशन रिवोक कर दिया है, तो उसमें वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया और चाइना के को कि इसके अंदर उनको काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, ये अनफेयर डील है। तो वो एक एलिगेशन भी लगाया गया इंडिया पे, US ने लगाया है। प्लस इवन जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया और US के बीच में, तो इंडिया का सरप्लस है, तो USA चाहती है कि अपना सरप्लस वो इसको चेक करे क्यों सरप्लस हो रहा है, तो उसके लिए भी कमिटीज एस्टैब्लिश की गई है, तो वो एक कंसर्न भी है। प्लस इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर कंसर्न्स रेज किए जाते हैं, US रेज करती है। वीजा रेजिम जो है US का, वो हम कंसर्न्स रेज करते हैं। तो ये सारे इश्यूज तो काफी सारे हैं, तो यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। बेसिकली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ क्लैश होता है। तो अब देखेंगे क्या रिजल्ट्स होंगे इस मीटिंग के। फिर अगला न्यूज आइटम है पॉन्जाई स्कैम, ED अटैचेस प्रॉपर्टी। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिन्होंने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इस केस में अटैच की है, तो ये पॉन्जाई स्कैम है। ये पर्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये मल्टी करोड़ पॉन्जाई स्कैम है। तो पॉन्जाई स्कैम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ये ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस इन्वेस्टिगेट करती है और उनके पास पावर्स है, वो अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, इवन प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट में लॉन्च किए जाते हैं। तो वो इन्होंने अटैच किया प्रॉपर्टी। और ये पॉन्जाई स्कीम जो होती है, नाम लिया गया इसको चार्ल्स पॉन्जाई के नाम से। तो ये चार्ल्स पॉन्जाई ने अमेरिका में ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन को उन्होंने बेवकूफ बनाया था। तो ये पोस्टेज स्कैम स्कीम करके उन्होंने लॉन्च किया था इन 1920। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम करके अनाउंस की जाती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, मतलब इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसे करके अनाउंस किया जाता है। तो लोग इसमें इन्वेस्ट करके उनको कहा जाता है आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा, आपका अमाउंट डबल हो जाएगा या आपको 50% रिटर्न्स मिलेंगे। तो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा और उनको वो रिटर्न्स मिलते हैं, उनको डबल अमाउंट करके दिया जाता है। तो इनिशियली उनको फंसाया जाए, तो उनको ये लालच दी जाती है, उनको रिटर्न्स मिलते हैं, फिर ये स्कीम स्प्रेड होती है, काफी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को लगता है अच्छा रिटर्न दे रहे, तो वो बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर काफी सारा अमाउंट जब इन्वेस्ट हो गया होता है तो ये पूरा ह्यूज अमाउंट हो जाता है। लेकिन ये स्कीम में जो रीपेमेंट किए जा रहे थे कि आपको डबल अमाउंट दिया जा रहा है, तो वो डबल अमाउंट ये इन्वेस्टमेंट स्कीम में ये नहीं कि आपने जो एक्यूमुलेट किया है कैपिटल, तो ये जो जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है वो इसको किसी बिजनेस में डाल रहे हैं, वहां से प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वैसा नहीं होता है। ये स्कीम में जो पैसा रिटर्न जा रहा है तो वो दूसरे इन्वेस्टर्स का ही पैसा आपके हाथ में दे रहे हैं, तो उधर ही अंदर घुमाया जाता है। और ये इनिशियली अच्छे चलाया जाता है ताकि बहुत सारा पैसा अक्यूमुलेट किया जाए और फिर उसके बाद ये पूरा स्कीम को कोलैप्स कर दिया जाता है। तो वो सारा पैसा लेके जो स्कीम लॉन्च करते हैं वो पैसा लेके भाग जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉन्जाई स्कीम। फिर अगला न्यूज आइटम है पैनल टू स्टडी फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। तो यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये इशू रेज किया है कि म्यांमार के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, तो यहाँ पे
फेंसिंग नहीं है, अनफेंस्ड बॉर्डर है, फ्री मूवमेंट अलाउड है पीपल का म्यांमार के थ्रू। तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू पास होता है। तो ये यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मिसयूज किया जाता है, मिलिटेंट्स, ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स इसको मिसयूज करते हैं, यहाँ से स्मगल करते हैं वेपन्स, इवन फेक इंडियन करेंसीज यहाँ से स्मगल की जाती है, गुड स्मगल किए जाते हैं। तो इसीलिए इसका रेगुलेशन जरूरी है। ऑलरेडी 2015 में एक हाई लेवल कमेटी यहाँ पे बिठाई गई थी जिसने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया है। मिस्टर RN रवि जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी चीफ थे, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि ये फ्री बॉर्डर मूवमेंट एक मिसनोमर है और इसको रेगुलेट करना चाहिए। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर फंक्शन करती है वैसे ही उस मॉडल पे यहाँ पे जो है बॉर्डर विलेजेस होने चाहिए जहाँ पे पुलिस इंचार्ज हो जो रेगुलेट करे पीपल्स मूवमेंट। तो ये जरूरी है। तो ये सजेशन दिया गया था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि सेकेंड टाइम एक कमेटी बिठाई जाएगी इस इशू को कंसिडर करने के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है जस्टिस CS कर्णन रिटायर्स टुडे। तो इनको हमने कई बार डिस्कस किया, ये कंट्रोवर्शियल जज है, कोलकाता हाई कोर्ट जज। तो इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए थे। 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ये केस हियरिंग कर रही थी। तो इनके अगेंस्ट चार्जेस थे कि ये जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक स्कैरियस लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए थे रिटायर्ड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के ऊपर। तो इसके लिए चार्ज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहे थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट का भी ऑर्डर दिया था, पर ये उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। और ये लास्ट डे ऑफ फंक्शनिंग जो था इनका, तो ये रिटायर हो रहे हैं क्योंकि ही इज टर्न्ड 62 इयर्स ऑफ एज। सो 62 इयर्स इज द एज लिमिट, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। तो इसीलिए ये रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ही डिडंट कम बिकॉज उनको अलाउ नहीं किया गया है। उनको कहा गया है कि आप केसेस पे बैठ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार किया है। तो इसीलिए उन्होंने लास्ट डे ऑफ सेशन लास्ट डे एज जज भी नहीं आए हैं और वो अरेस्ट भी नहीं किए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है फिशरमैन डेथ्स रेज क्वेश्चंस ओवर हु एनफोर्सेस द लॉ एट सी। तो ये संडे को 11 जून को ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक पनामा फ्लैग्ड कार्गो वेसल थी, बल्कि कार्गो वेसल। तो ये टकराई एक फिशरमैन वेसल के साथ, फिशरमैन बोट के साथ कोची कोस्ट के पास। तो यहाँ पे 2 फिशरमैन की डेथ हो गई। तो ये जो कार्गो वेसल है ये भी यहाँ से फरार हो गई, लेकिन इसको अरेस्ट किया गया, इनको डिटेन किया गया। यहाँ पे 28 क्रू मेंबर्स है, उनको सबको कोची पुलिस ने यहाँ डिटेन किया। तो एक्चुअली ये इंसिडेंट जो हुआ वो 30 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोची कोस्ट, मतलब कोस्ट से 30 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ है। तो जो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो यूएन क्लॉज के अंदर ये डेफिनेशंस है, टर्मिनोलॉजीज है। टेरिटोरियल सी जो होता है, टेरिटोरियल वाटर, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है कोस्ट से। फिर उसके आगे 24 नॉटिकल माइल्स तक का ये रीजन जो है ये कंटीजियस जोन होता है। और ये 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स में कंप्लीट जुरिस्डिक्शन पावर्स है कंट्रीज को, कंटीजियस जोन में भी लिमिटेड पावर्स है, पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑन रिसोर्सेज एज सच जुरिस्डिक्शन होता है। तो यहाँ जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है हम देख रहे हैं 30 नॉटिकल माइल्स में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, ये 5 साल पहले एनरिका लेक्सी इंसिडेंट हुआ था, सिमिलर इंसिडेंट। तो तब जब यहाँ पे वही केरला में ही हुआ था ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि केरला के पास यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि वो तो कंटीजियस वाटर में हुआ था, 20 नॉटिकल माइल्स के रीजन में था। लेकिन उन्होंने कहा ये यूनियन गवर्नमेंट के पास इधर पावर्स है। तो अब इंडियन मैरिटाइम जोन एक्ट 1976 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि वो अपना सिक्योरिटी प्रोविजंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं कि पुलिस फोर्सेस जो है उनको पावर है कि वो इन केसेस का भी इन्वेस्टिगेशन कर सके जो EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो इवन फोर्ट कोची पुलिस स्टेशन है, उनको भी यहाँ जुरिस्डिक्शन है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसीलिए यहाँ पे केस रजिस्टर किया गया और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा अगेंस्ट दिस पनामा वेसल एंड ये क्रू मेंबर्स। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है CPI इन्फ्लेशन स्लोस टू लोवेस्ट सिंस 2012। तो मई 2017 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिगर आया है तो वो है, CPI इंडेक्स है 2.18%। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से ये नेशन वाइड स्टडी किया है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया है CPI के थ्रू 2012 से, तब से ये लोवेस्ट फिगर है।
तो इससे पहले जो लोवेस्ट फिगर था वो लास्ट मंथ का था, अप्रैल 2017 में 2.99% था, अब सीपीआई 2.18% हो गया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना कम जा रहा है, मतलब इन्फ्लेशन लेवल्स जो है वो इतने लो हो रहे हैं, और मेजरली इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस काफी कम हो गए, तो वही है यहाँ पे। तो इवन आरबीआई एक्सपेक्टेड था, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू भी जो हुआ था अभी, उसमें भी एक्सपेक्टेड था कि रेपो रेट कम किया जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल्स इतने लो है, पर वो किया नहीं गया। तो यहाँ पे इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि आगे अगले 2 मंथ्स में अभी सीपीआई और कम होने वाला है, सब 2% होने वाला है, 2% से भी नीचे जाने वाला है, और बाद में वो इंक्रीज होगा, और बाय नवंबर इट विल स्टे अप टू 4%। तो ये तब इंक्रीज होगा। तो इवन आरबीआई ने कहा था कि हम रेपो रेट रिड्यूस अभी नहीं करना चाहते क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन लेवल्स इंक्रीज हो गए। तो ये रिस्क जो है, अपसाइड रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, ये इसलिए है, 3 मेजर फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं। एक तो है कि हाउस रेंट कंपोनेंट जो है सीपीआई में वो इंक्रीज हुआ है, फिर जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, उससे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे, प्लस जो फार्म लोन वेवर्स अनाउंस किए जा रहे हैं अभी जो स्टेट्स में, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन लेवल्स इंक्रीज होने के चांसेस है। तो इसीलिए ये नहीं अनाउंस किया गया। इवन मानसून, ये टाइम गुड मानसून प्रिडिक्ट किए गए, नॉर्मल मानसून बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसीलिए अभी जब सोइंग भी किया जाएगा तो आफ्टर 2 मंथ्स फिर उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे, तो पीपल विल हैव कैश इन देयर हैंड्स, इन्फ्लेशन ईज हो जाएगी। तो अप टू सितंबर वही है, आरबीआई स्टेटस कोई रखेगी, चेंजेस नहीं करेगी। उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर से इन्फ्लेशन लेवल्स भी इंक्रीज हो गए, तो एक्सपेक्टेड है। तो तब एक रेपो रेट में एक रिडक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये केयर जो रेटिंग एजेंसी है वो कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट तब होगा शायद अक्टूबर 2017 में। ये फिर अगला है आईआईपी के बारे में भी। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इधर ग्रोथ हुआ है, लेकिन इधर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेजरली ग्रोथ हुआ है। अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट देखा जाए तो काफी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है, मतलब जब रिटेल कंज्यूमर डिमांड नहीं होगा, तो रिटेल कंजम्पशन जब कम होगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इवन कैपिटल गुड्स फॉर दैट मैटर वो भी नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंटर सीक्स टू डिफर ई वे बिल। तो ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ई वे बिल का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है। तो जब गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो अगर गुड्स का अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है, तो उनको प्री रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन, और ई वे बिल जनरेट करना होगा, और ये तीनों एंटिटीज के पास होना चाहिए। मतलब ये तीनों एंटिटीज को कनेक्ट करेंगे, तो सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और फिर रेसिपिएंट ऑल्सो। तो ये ई वे बिल जो जनरेट होता है, फिर फाइनली जब रिसीवियर इसको रिसीव करेगा ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट को, तो ये कंक्लूड होगा। तो ई वे बिल जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि अब तक वो रेडी नहीं है इसके लिए, इसके सिस्टम के साथ। तो जीएसटी नेटवर्क में इसका प्रोविजन अब तक नहीं किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स वो कह रहे हैं कि हम पोस्टपोन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं नहीं, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अगर ये फंक्शन काम करके दे सकती है कि ई वे बिल सिस्टम का प्रोविजन किया जा सकता है इतने कम शॉर्ट टाइम में, तो वो लाया जाएगा। तो ये है। तो ये जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला है फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अब ई वे बिल कब से इंप्लीमेंट होगा वो हम देखेंगे। तो यही है, ई वे बिल जनरेट होता है, यहाँ पे तीनों रेसिपिएंट्स हो गए, फिर ये जब ट्रांसपोर्टेशन में होगा तो उसका ट्रैक रहे, एंड फाइनली जब रेसिपिएंट रिसीव करेगा तो ई वे बिल कंक्लूड होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, 3 न्यू साइट्स रिकॉग्नाइज्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन गोवा। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1922 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको इवन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। अराउंड 120 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने गोवा में 3 नए साइट्स डिक्लेयर किए हैं एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। तो ऑलरेडी 4 साइट्स थी, 4 एरियाज थी गोवा में जो रिकॉग्नाइज थी, अब 3 और हो गई है। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने ये किया है। तो ये 7 नाम है यहाँ पे मेंशन है। तो भगवान महावीर, मोल्लेम, ये नाम एज सच इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोल्लेम नेशनल पार्क, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी प्रोमिनेंटली नाम आते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली कौन सी 4 पहले थी, कौन सी 3 अभी हुई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फ्यू प्रोमिनेंट नेम्स के ये गोवा स्टेट से है वो पता होना जरूरी है।
और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इवन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर ये ऑफिशियल अथॉरिटी है, रेड लिस्ट अथॉरिटी है। तो जो रेड लिस्ट लाया जाता है ऑन स्टेटस, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल्स, तो बर्ड्स के लिए रेड लिस्ट अथॉरिटी ऑफिशियली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है IUCN के अंदर। और ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो रीजन्स को इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज रिकॉग्नाइज करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहां पे लोग जा नहीं सकते। ये सारा प्रोविजन एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर है कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोविजंस लाए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंडिपेंडेंटली वो यूनिलैटरली कुछ नहीं करता। फिर लास्ट न्यूज आइटम है हार्नेसिंग द सोलार स्पेक्ट्रम। तो ये एक स्टडी की गई है बाय मिस्टर राकेश अग्रवाल टीम। तो ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में यहाँ US में। तो इन्होंने ये कंसेप्ट रखा है कि जो सोलार पावर यूज किया जाता है, तो सोलार स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली यूज करना चाहिए। मतलब वो 3 स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो 3 सेगमेंट्स है सोलार स्पेक्ट्रम के। एक तो वो यूज किया जा सकता है फॉर क्रॉप फोटोसिंथेसिस, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में। सेकेंड है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं सोलार फोटोवोल्टेइक सेल्स से, और जो हीट जनरेट होती है वो हीट कलेक्ट करके इवन वाटर प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो तीनों फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो लैंड अलॉट किया जाता है तो उधर एक ही चीज हो रही होती है। मतलब या तो एग्रीकल्चरल फील्ड है तो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो फिर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो सोलार पैनल्स लगाए जाते हैं तो वो सोलार पैनल्स ही होते हैं, फिर उनके शैडो में फिर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते। तो ये जो इन्होंने मॉड्यूल कंसेप्ट रखा है, तो इन्होंने ऐसा फोटोवोल्टाइक पैनल डिजाइन करने का प्लान डिजाइन किया है जिसके अंदर आप तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल फोटोवोल्टाइक पैनल्स है वो शेडो लाते हैं, लेकिन ये जो प्रपोज डिजाइन है फोटोवोल्टाइक्स की, तो ये फोटॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे क्रॉप प्लांट ग्रोथ के लिए भी, और फिर थोड़े फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए सोलार स्पेक्ट्रम में से, तो ये सोलार सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और हीट जो जनरेट होगी वो भी कलेक्ट की जाएगी ताकि वाटर प्यूरिफिकेशन भी किया जा सके। तो ये पूरा प्लान कंसेप्ट उन्होंने प्रपोज किया है। तो ये जो है सोलार सेल, जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम, ये सोलार सेल्स है, फोटोवोल्टाइक सेल्स, इनको सबको अलाइन करके सोलार मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। सोलार मॉड्यूल्स एक साथ होके सोलार पैनल बनता है, और फिर सोलार पैनल के सोलार एरेज होते हैं लाइन से। तो पूरा फील्ड होता है जिसके अंदर ये सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टम लाया जाता है। तो इसको फंक्शन सिंगल पर्पस के लिए नहीं किया जाए, पर ऑल 3 एस्पेक्ट्स उसके यूज किए जाए, इसके लिए ये डिजाइन प्रपोज की गई। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।